हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप सभी को नए साल की 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, जैसे कि हर कोई रिजोल्यूशन करता है नए साल पे, तो मैंने भी एक रिजोल्यूशन किया है और मेरा रिजोल्यूशन ये है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए इस साल कंसिस्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ज़रूर लेके आऊँगी। सो विदाउट एनी फर्दर गपशप, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगला आने वाला वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कमेंट के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आया था रितु रवि जी की तरफ से। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा अपना केस हिस्ट्री कमेंट में शेयर किया था, जिसमें उन्होंने HSG, उनका फॉलिकुलर साइज और उसी के साथ साथ हस्बैंड का रिपोर्ट भी शेयर किया था। चलिए बात करते हैं। HSG भी उन्होंने करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी दोनों ट्यूब्स भी पेटेंट है। ओके, तो HSG क्या होता है? हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी। ये फैलोपियन ट्यूब्स का एक अलग से इन्वेस्टिगेशन होता है। इस पर मैं अलग से कभी डेडिकेटेड एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। उसके साथ उन्होंने शेयर किया था फॉलिकुलर स्टडी के बारे में। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग उन्होंने करवाया था। तो फर्स्ट मंथ में उनका फॉलिकुलर साइज 23 mm था और सेकेंड मंथ में 28 और 32 mm था। ओके, साथ ही साथ उन्होंने हस्बैंड का भी रिपोर्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका काउंट 32 मिलियन पर ml है, मोटिलिटी 73 है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 60% है। हस्बैंड का जो रिपोर्ट है वो ओके है। ये रिपोर्ट मोस्टली सीमेन एनालिसिस में देखा जाता है। अगर आप सीमेन एनालिसिस पे पुरुषों के वीर्य पे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में #सीमेन ज़रूर लिखिएगा। उस पर मैं काफ़ी सारा एक इन्फॉर्मेटिव पूरा सीरीज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। साथ ही साथ उन्होंने एंडोमेट्रियल थिकनेस जो 9 to 10 mm है ऐसा शेयर किया था, लेकिन उसका भी कुछ डिटेल्स उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा शेयर नहीं किया था। तो ये पूरा केस हिस्ट्री देखने के बाद मैं 3 चीज़ों पे आज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, रितु जी ये बात ध्यान में रखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी का IUI फुल्ली पॉजिटिव आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। जी हाँ, हम 2 से 3 IUI पकड़ के चलते हैं। ऐसा है कि कपल्स को फर्स्ट साइकिल में IUI का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन होगा ही ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जो इंटरमेटेरियल थिकनेस शेयर किया है 9 to 10 mm, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये शेयर नहीं किया है कि वो ट्रिपल लेयर है क्या और उसी के साथ वो यूनिफॉर्मिटी उसकी मेंटेन है क्या। मतलब पूरे बच्चेदानी में 9 से 10 mm का जो पूरा लेयर है वो पूरी बच्चेदानी में सेम होना चाहिए, कहीं अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एंडोमेट्रियम में होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ट्रिपल लेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा पार्ट हम बात करेंगे ओवम, जी हाँ, यानी स्त्री बीज के बारे में। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल का साइज क्या होना चाहिए, तो 18 to 20 mm हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये फॉलिकल अपने आप रप्चर हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो 20, 23, 25 mm तक भी फॉलिकल साइज बढ़ता है और अपने आप वो रप्चर हो जाता है और कंसीव भी लेडीज कर लेती है। लेकिन आइडियली 18 to 20 mm इज द फुल्ली मैच्योर फॉलिकल साइज। उसके बाद उसे रप्चर हो जाना चाहिए। लेकिन फॉलिकल अगर 25 mm से भी आगे बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जो फॉलिकल होता है वो ल्यूटिनाइज्ड फॉलिकल बन जाता है। मतलब वो फॉलिकल उसके बाद रप्चर ही नहीं होता है। जी हाँ, अपने आप रप्चर अगर फॉलिकल नहीं होगा तो उसमें से स्त्री बीज कैसे अवेलेबल होगा? फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा और आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती उस महीने में। और प्रैक्टिकली ऐसा भी देखा जाता है कि 25 mm से ऊपर का अगर फॉलिकल साइज है भी और उसे हम ट्रिगर देके यानी मेडिसिन देके, इंजेक्शन HCG देकर अगर उस फॉलिकल को रप्चर करने की कोशिश भी करते हैं तो उसके बाद मिलने वाला एग यानी ओवम, ये ओवर मैच्योर्ड एग होता है। जी हाँ, और रिसर्च ये कहता है कि ओवर मैच्योर्ड एग का फर्टिलाइजेशन रेट उतना अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर फॉलिकल का साइज 25 mm से ज्यादा बढ़ जाता है तो मिलने वाली एग की क्वालिटी ये अच्छी नहीं होती है। इसीलिए फुल्ली मैच्योर साइज यानी 18 to 20 mm फॉलिकल का साइज होने के बाद उस फॉलिकल को अपने आप रप्चर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके केस में फॉलिकल्स अपने आप नहीं फूटते हैं तो आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का सहारा लेना चाहिए और जैसे ही फॉलिकल फुल्ली मैच्योर यानी 18 to 20 mm हो जाता है उसके बाद आपको इंजेक्शन ले लेना चाहिए। ये अश्योर हो जाता है कि जिससे आपका फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और उस वजह से स्त्री बीज यानी अंडे की क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और अच्छी क्वालिटी का एग मिल जाता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होता है इस पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ 2 वीडियोस शेयर किए हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, जाके आप जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन था मुनेरा माकंदर का। आई होप मैंने आपका नाम अच्छे से प्रोनाउंस किया है। IUI में ज़्यादातर कौन सा बेबी होता है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? प्लीज़ रिप्लाई मी। तो मुनेरा जी, IUI से बेबी बॉय और बेबी गर्ल होने के चांसेस 50-50% होते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ नेचुरली 50-50% चांसेस होते हैं लड़का या लड़की होने के, उसी तरह से अगर आप IUI भी करवाते हैं तो उसमें भी चांसेस 50-50% ही होते हैं। क्यों? ध्यान से समझिए। क्योंकि IUI में हम एक्चुअली क्या करते हैं, सिर्फ शुक्राणुओं का जो सैंपल होता है, सीमेन का सैंपल, उसे हम वॉश करते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं और उस वॉश किए हुए सीमेन को हम बच्चेदानी में छोड़ देते हैं।
उसके बाद आगे उस शुक्राणुओं को बच्चेदानी में आगे बहते हुए जाकर स्त्रीबीज के साथ फलित होना, फर्टिलाइज होना, बच्चे को अपने आप बच्चेदानी में आना, इम्प्लांट होना, ये सारा प्रोसीजर पूरी तरह से जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में होता है वैसे ही होता है। जैसे नेचुरली प्रेगनेंसी में 50-50% चांसेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से IUI में भी बच्चा लड़का या लड़की होने के चांसेस 50-50% ही होते हैं। IUI क्या होता है, IUI से लड़का या लड़की हो सकती है क्या, IUI के लिए खर्च कितना आता है, इस पे अलग अलग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप IUI के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म्स को IVF के लिए कितने दिन तक लैब में रख सकते हैं? मैं IVF करवाना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड सऊदी जा रहे हैं, प्लीज़ मैम जवाब ज़रूर देना। मोस्टली हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिनके हस्बैंड आर्मी में है या फिर जिसका हस्बैंड का किसी और देश में कोई जॉब है या जाना पड़ता है काम की वजह से, जैसे इन्होंने कहा है सऊदी में जा रहे हैं हस्बैंड। तो ऐसे केसेस में होता यह है कि जब भी हस्बैंड उनके साथ अवेलेबल होते हैं या छुट्टी पर घर पे आते हैं तो फीमेल्स का ओव्यूलेशन का डेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हमें प्लान IUI या फिर प्लान IVF भी करवाना पड़ता है। जिस दिन IUI होना है या फिर IVF होना है उस दिन अगर हस्बैंड अवेलेबल नहीं होने वाले हैं तो हस्बैंड का सीमेन सैंपल पहले ही हम IVF लैब में फ्रीज करके रख सकते हैं। जी हाँ, सीमेन सैंपल्स को फ्रीज करने की टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इस क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसीजर में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री होता है। जी हाँ, -196 डिग्री होता है। तो इस टेम्परेचर पे स्पर्म्स को सालों साल फ्रीज करवा के रखा जा सकता है, संभाल के रखा जा सकता है। जिस दिन आपका IUI या फिर IVF प्लान होता है उस दिन उस स्पर्म सैंपल को हम डीफ्रीज करते हैं या फिर थॉइंग प्रोसीजर करवाई जाती है और उसके बाद वो स्पर्म्स पूरी तरह से एक्टिव लाइव हो जाते हैं और उनको हम IUI के लिए या फिर IVF के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप हस्बैंड का सीमेन सैंपल IVF लैब में कई सालों तक फ्रीज करके या संभाल के रख सकते हैं। अगर आप सीमेन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे सीमेन एनालिसिस के लिए #सीमेन ऐसा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर आपको एक पूरा सीरीज ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरताज शेख जी का, मैम क्या अनवांटेड 72 घंटे के बाद लेते हैं तो क्या काम करेगा या नहीं? तो इसका आंसर है जी नहीं। ध्यान से सुनिए, इस गोली का नाम है अनवांटेड 72। जब आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं और आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना लिए है, कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया है और आप डर रहे हैं कहीं अब प्रेगनेंसी ना रह जाए, इस वक्त आपके लिए ये टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अनवांटेड 72। इसे इमरजेंसी पिल्स भी कहा जाता है। इस टैबलेट का एक रूल है कि आपने रिलेशन बना लिए उसके बाद जल्द से जल्द विदिन 72 आवर्स, मतलब पहले 72 घंटे में ये टैबलेट आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी जितनी जल्दी आप ये टैबलेट लेंगे उतनी ज़्यादा वो असरदार होती है। जितना आप लेट होते जाते हैं उतना ये टैबलेट का असर कम, रिजल्ट कम देखने को मिलता है। लेकिन जी हाँ, पहले 72 घंटे में ही ये दवाइयाँ काम करती है, 72 घंटे के बाद ये दवाई काम नहीं करती है। इस पर मैंने आपके साथ एक पूरा डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप इससे जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में, अनवांटेड 72 के बारे में, कब लेना है, कैसे लेना है, डोसेस क्या है, तो उसमें आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। अनवांटेड 72 के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसी के बाद इस दवाई को लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था राधिका रघुवंशी जी का, मैम प्लीज स्पर्म और एग का मिलना सोनोग्राफी में दिखता है क्या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लगा मुझे। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग पे जो वीडियो मैंने शेयर किया था उस पर कमेंट सेक्शन में उन्होंने ये पूछा था। तो ध्यान से सुनिए कि एग और स्पर्म का मिलना, ये एक्चुअल प्रोसेस जो होता है इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो सोनोग्राफी में नहीं देखा जा सकता है। जी हाँ, सोनोग्राफी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं दिखता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा तैयार होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब्स में होती है, एम्पियोला पार्ट में। उसके बाद ये एम्ब्रियो जैसे ही बन जाता है उसे बहते हुए वापस से बच्चेदानी में यानी गर्भाशय में आना होता है और वहाँ पे बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत होती है वहाँ पे आके वो चिपकता है। जैसे ही वो बच्चा आके चिपक जाता है, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, उसके बाद आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। और जैसे ही पीरियड मिस हो जाते हैं उसके बाद आप प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि वहाँ पे आपकी सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी में पहले कुछ दिनों में इस बच्चे को जेस्टेशनल सैक यानी GS के तौर पे सोनोग्राफी में देखा जा सकता है शुरुआती कुछ दिनों में। लेकिन एक्चुअल जो आपका सवाल था कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यानी एग और स्पर्म का मिलना सोनोग्राफी में दिखता है क्या, तो जी नहीं, वो नहीं दिखता है। आई होप आज हमने जितने भी कमेंट्स पिक किए थे उसके क्वेश्चन आंसर्स में आपको कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और काफी सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं जस्ट रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, अगर सीमेन एनालिसिस पे आप जानना चाहते हैं तो #सीमेन जरूर लिखिएगा। उसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिए,
वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक ज़रूर करिएगा और हमेशा हमारे इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो देखते रहिए। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए कमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।